ह्यूमन राइट्स असल में है क्या? पाकिस्तान का कोई भी शहरी हो, वो किसी भी गांव में रहता है, किसी भी देहात में रहता है, उसके पास रोटी, कपड़ा, मकान, साफ पानी, एजुकेशन, ये वो 5 चीजें हैं जो उसको मिलनी चाहिए। तो ह्यूमन राइट्स के लिए आज अगर मैं कोई सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मेरा काम नहीं है, मैं कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं हूँ, मैंने किसी के लिए आवाज नहीं उठानी। दुनिया भर में ऐसे नहीं होता, दुनिया भर में इदारे होते हैं। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ लोगों को एनजीओज की तरफ देखना पड़ता है हर मसले के लिए, चाहे वो राशन का मसला हो, वो रोडे बनाने का मसला हो, वो पानी का मसला हो, वो एजुकेशन का मसला हो। और कभी आप फिक्स्ड की हिमायत में आप वीडियोस बना रहे होते हैं, कभी आप उनके खिलाफ होते हैं, उसकी क्या वजह है? कि जब आप मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हो, आपका बंदा जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। पीटीआई एक पावर रखती थी, पीटीआई को सबसे ज्यादा एमएनएस कराची से मिले थे, एमपीएस कराची से मिले थे, तो आप इदारों को हिलवा के वो काम करवा सकते थे। जहाँ पे स्टेप 4 आता है। क्या ऐसा महाजरों ने कर दिया जो इनको जॉब नहीं मिलती, आगे इनको जाने का मौका नहीं मिलता? जब हमारे आबाओ अजदाद यहाँ के आबाद हुए तो उन्होंने इस शहर को इस काबिल बनाया कि वो आज पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी बना। एनजीओ ये काम कर रही हैं, अगर यही काम करते रहेंगे तो फिर हुकूमत क्या करेगी? अगर कोई बंदा भूखा मर रहा होगा तो उस टाइम पे मैं और आप भी बैठ के डिबेट नहीं करेंगे कि जी हुकूमत वक्त का काम है, इसका काम नहीं है, उसका काम है। भाई उसको भूख लग रही है, उसको खाना दो। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तमाम देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद एहसन ख़ान और आप देख रहे हैं मीटअप विद एहसन ख़ान। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से काम करते हैं और साथ में आवाम के वो मसाइल जो हमारी हुकूमत के जो मेंबरान्स हैं वो मसाइल हल नहीं कर सकते, मगर जो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ये आवाम के मसाइल पे आवाज़ भी उठाते हैं और उनके मसाइल को देखते भी हैं और उनको हल भी करते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नबील सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नबील भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। नबील भाई माशाल्लाह आपकी मसरूफियात भी बहुत हैं और जिस तरह आप लोगों के लिए, आवाम के लिए काम कर रहे हैं वो भी एक बड़ा काम है, क्योंकि आजकल के जो नौजवान हैं वो इस काम को समझ नहीं सकते। क्योंकि एक जगह आवाज़ उठाना, क्योंकि आपको पता है कराची में या पाकिस्तान में किसी मसले पर आवाज़ उठाना ये भी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी की बात है। तो आप ह्यूमन राइट्स के हवाले से काम कर रहे होते हैं, ह्यूमन राइट्स असल में है क्या? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला तो बहुत शुक्रिया आपका बुलाने के लिए। देखें ह्यूमन राइट्स बेसिकली क्या है। मैं अगर पाकिस्तान से बाहर की बात करता हूँ तो वहाँ पे आपने अक्सर ये वर्ड सुने होंगे, मैं आम लोगों को समझाने के लिए, कि भाई ह्यूमन राइट्स या एनिमल राइट्स। एनिमल राइट्स से स्टार्ट करते हैं। एनिमल राइट्स क्या होते हैं कि जी जो एक जानवर सड़क पे चल रहा है उसके कोई राइट्स हैं, कोई गाड़ी उसको ठोक के नहीं जा सकती, कोई गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा नहीं सकता, कोई उस जानवर को बुली नहीं कर सकता, कोई उस जानवर को मार नहीं सकता। अगर वो कोई इस तरह का एक्शन लेता है तो जो हुकूमतें होती हैं जिस भी मुल्क में ये हो रहा है तो वो उस बंदे के खिलाफ एक्शन लेती हैं। ठीक है कि जी ये एनिमल राइट्स की बात हो रही है। तो आप सोचें कि उन मुल्कों के अंदर ह्यूमन राइट्स की कितनी ज़्यादा वैल्यू होती है। अब हमारे मुल्क के अंदर आप बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की, हमारे मुल्क में ह्यूमन राइट्स को कुछ भी नहीं समझा जाता। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर जो है वो 15-15, 20-20 हज़ार रुपए के मोबाइल के लिए, स्पेशली जिस सेक्टर हम कराची में बैठे हुए हैं, लोगों की जान ले ली जाती है नौजवान के लिए। पाकिस्तान का कोई भी शहरी हो, वो किसी भी गांव में रहता है, किसी भी देहात में रहता है, उसके पास रोटी, कपड़ा, मकान, साफ पानी, एजुकेशन, ये वो 5 चीज़ें हैं जो उसको मिलनी चाहिए और ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि उसको दे। अगर वो नहीं दे रहे तो वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स के बड़े बड़े इदारे बने हुए हैं, इसके मिनिस्टर्स होते हैं, उनके पीएज होते हैं, उनकी टीम्स होती हैं जो कि प्रोटोकॉल एंजॉय करती हैं, जो कि अच्छी तनख्वाहें, हैंडसम अमाउंट लेती हैं, लेकिन कभी एक अल्फाज इसके लिए नहीं बोलती। क्यों? क्योंकि ये सब बिके हुए हैं, ये सब माफियाज हैं, ये सब बड़े बड़े जो है अपने अपने मकासद के लिए काम कर रहे होते हैं। तो ह्यूमन राइट्स के लिए आज अगर मैं कोई सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मेरा काम नहीं है,
मैं सही। कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं हूँ, मैंने किसी के लिए आवाज़ नहीं उठानी। दुनिया भर में ऐसे नहीं होता, दुनिया भर में इदारे होते हैं, वो इदारे लोगों के लिए काम करते हैं जो हुकूमत वक्त से उस चीज़ की सैलरी लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये बहुत ही अफसोस की बात है और पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि इसके अंदर सोशल एक्टिविस्ट होते हैं। अच्छा, दुनिया भर में क्या होता है, जो सोशल एक्टिविस्ट काम कर रहे होते हैं वो इस लेवल पे काम कर रहे होते हैं कि अगर हुकूमत से कोई छोटा सा लूप छूट जाता है, कोई ऐसी चीज़ जो उनकी नज़र में नहीं आती, तो उस इशू को हाईलाइट करते हैं और हुकूमत उनको सपोर्ट करती है और उस इशू को सॉल्व भी करती है। हमारे मुल्क में क्या होता है, हुकूमत कोई काम नहीं कर रही होती। बिल्कुल तो ऐसे ये है। एनजीओज, ये सोशल एक्टिविस्ट जो है वो काम कर रहे होते हैं और हुकूमत वक्त को ये चीज़ बता रहे होते हैं कि भाई ये आपका काम है, इसको सॉल्व करें। लेकिन उनकी हर हरामी आप देखें कि वो उसको सॉल्व नहीं करते, वो इस इशू को अगले ऊपर डालते हैं कि जी हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है, ये अगले इदारे की जिम्मेदारी है। बिल्कुल अगला इदारा ऐसे ही बोलता है ये हमारी नहीं, ये जो है फला एमपीए की, बिल्कुल ऐसे ही। फला एमएनए की, फला मिनिस्टर की। अच्छा, ये भी तो होता है हमारे पाकिस्तान में, जितनी भी एनजीओज वगैरह हैं, क्या आपको लगता है वो लोगों के हुकूक पूरे कर सकते हैं? अच्छा देखिए, अगर आप ये बात करते हैं ना, पहली चीज़ ये एनजीओ, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ होती है या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, उसका काम नहीं है किसी की जो है ना हेल्प करना। काम है जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है, जो मगर वो तो आपके करते ही नहीं है ना, बिल्कुल। वो आपके टैक्स के पैसों से सैलरी ले रहा बिल्कुल है, ऐसा ही। उसका काम है लोगों के काम करना। ठीक है, मैंने आपको पहले भी मिसाल दी, दुनिया भर में हुकूमतें काम करती हैं, जो काम रह जाता है वो एनजीओज उनका जो है वो फिल कर देती हैं, छोटे छोटे लूप होल्स। पाकिस्तान के अंदर ऑपोजिट है, एनजीओज बड़े लेवल पे काम कर रही होती हैं और हुकूमती इदारे उसके लूप होल्स भी जो है ना वो फिल नहीं कर पा रहे होते। ठीक बिल्कुल है, ऐसा ही है। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ लोगों को एनजीओज की तरफ देखना पड़ता है हर मसले के लिए, चाहे वो बिल्कुल राशन ऐसा का ही, मसला हो, ऐसा ही वो है। रोडें बनाने का मसला हो, वो पानी का मसला हो, वो एजुकेशन का मसला हो। और इतने बड़े बड़े इदारे, मतलब पूरे एशिया की सबसे बड़ी एनजीओ जो अब्दुल सत्तार ईदी साहब जो है वो चलाते थे, तो वो पूरे एशिया की सबसे बड़ी वो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है। आपके पास सैलानी, आपके पास जेडीसी और ऐसे कितने नाम हैं। आप निकलें, आपको रोडों पे इतने दस्तरखान दिखेंगे जो 24 घंटे लोगों को खाना खिला रहे हैं। बिल्कुल। उनकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर एक एनजीओ दिन में एक बंदे को खाना खिला रही है और वो बोलिए जी हमने खिलाया है, तो आप उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते, आप उसके ऊपर सवाल नहीं कर सकते। मुझे अफसोस होता है उन लोगों के ऊपर जो एनजीओ पे सवाल करते हैं कि जी ये तो जो है झूठ बोल रहे हैं, ये तो जो है ऐसे ही जो सोशल मीडिया पे एक उन्होंने कैंपेन लगाई हुई और लोगों की मदद नहीं कर रहे। भाई वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, उसका काम नहीं है लोगों की मदद करना। अगर आपने सवाल करना है तो अपने इलाकों के एमपीएस से, एमएनएस से, मिनिस्टर से, जो इदारे हैं ऐसे ही है। उनसे सवाल करें। एनजीओ पे आप उंगली नहीं उठा सकते। अच्छा नबील भाई, कभी आप, मैंने देखा है कि फिक्सिट की हिमायत में आप वीडियोस बना रहे होते हैं, कभी आप उनसे बिल्कुल उनकी जो काम कर रहे होते हैं उसके खिलाफ होते हैं, उसकी क्या वजह है? देखें जी, फिक्सेट से जो मेरी तनकीद थी ना, वो दो चीज़ों पे थी। पहली ये थी कि फिक्सेट एक इदारा बनता है, ठीक है जी, वो रोडों पे काम करता है, चीज़ें दिखाता है, लेकिन क्योंकि उसके जो भी हैं आलमगीर खान साहब, वो पीटीआई के एमएनए भी थे, ठीक है, सही। तो फिक्सेट सिर्फ सिंध में काम कर रहा होता है। फिक्सेट सिंध के इश्यूज़ को हाईलाइट कर रहा है, जहाँ पे पीटीआई की हुकूमतें वो उन इश्यूज़ को हाईलाइट नहीं कर रहा। ठीक है जी। दूसरी चीज़ ये मेरी तनकीद ये होती थी सही। कि जी आप कोई काम कर रहे हैं, आप एक रोड बना के चले गए, ठीक है जी, आपने एहतिजाजन एक रोड बनाई या काम करा, लेकिन आपका काम इस तरीके से हो रहा है कि आप 5 काम कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे 20 दिखा रहे हैं। ये नहीं करें। आप 15 काम करें, सोशल मीडिया पे 20 दिखा दें, मैं इसको एक्सेप्ट कर लूंगा। आप 19-20 करें, मैं बोलूँगा ठीक है जी, चलो थोड़ा बहुत जो है ना आपके पास बिल्कुल। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि मार्केटिंग एक चीज़ होती है, ठीक बिल्कुल है। सही। लेकिन अगर मैं काम ही ना करूं, मैं घर पे बैठ जाऊं और मैं जो है सोशल मीडिया के ऊपर आग लगा के रखूँ कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ऐसे कर दिया, तो फिर ये तो गलत है। ये फिर जो है ना वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ये स्टार्ट यहाँ से हुआ, एक रोड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल गुलबर्ग टाउन के अंदर जो डीसी ऑफिस से वाटर पंप चौरंगी कनेक्ट कर रही थी, बिल्कुल। वो रोड पिछले कोई 2-3 सालों से टूटी हुई थी। मैंने उस रोड के ऊपर होमवर्क करा, मैंने बड़ी कोशिश करी कि उस रोड को बनवा दूं। मैंने उसके लिए जो है वो डिजिटल प्रोटेस्ट करे, मैंने सोशल मीडिया पे वीडियोस बना के डाली। उसके दौर में मुझे देखा कि आलमगीर खान साहब यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी सेम यही करा। मैंने देखा जी बड़ा ज़बरदस्त काम है, मैंने अप्रिशिएट करा। सही। अब मैं देखता हूँ कि आलमगीर खान साहब ने एक जो है ना आए उस रोड की वीडियो बनाई, पहला उन्होंने सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया। स्टेप 1 हो गया। अब आते हैं स्टेप 2 के पास। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, मीडिया को बुलाया। स्टेप 2 हो गया जी, मीडिया को बता दिया हम इस रोड को बनाना चाहते हैं। अब आता है स्टेप 3 कि जब आपने इदारों को हिलाना है, आपने प्रोटेस्ट करना है, वो भी उन्होंने कर दिया, ठीक है। अब आता है स्टेप 4, क्योंकि जब आप मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हो,
आपका बंदा जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। पीटीआई एक पावर रखती थी, पीटीआई को सबसे ज्यादा एमएनएस कराची से मिले थे, एमपीएस कराची से मिले थे। तो आप इदारों को हिलवा के वो काम करवा सकते थे। जहां पे स्टेप 4 आता है, जहां पे मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, मैं तो एक नॉर्मल शहरी हूँ, मैं तो कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर, मेरा खानदान में कोई नहीं रहा। आपके पास तो अल्हम्दुलिल्लाह पावर थी, अल्लाह ने आपको इज्जत दी थी। जो स्टेप 4 आप गायब हो गए। जब स्टेप 4 का टाइम आया कि जब अमली काम था, आपने स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 कर लिए, तो स्टेप 4 पे जब आप पीछे हो गए तो मैं आप पे तनकीद करूंगा ना, मैं बोलूंगा भाई आपका काम था, आपने क्यों नहीं करा ये काम। मैंने उस रोड के लिए मैं जो कर सकता था, मैं डिजिटल प्रोटेस्ट करे, मैंने उस रोड के लिए कंप्लेनें डाली डीसी ऑफिस में। जो भी नया डीसी साहब आए मैंने उनको कंप्लेन करी। मैंने जो है सोशल मीडिया पे हर दिन, हर कुछ दिन बाद आप मेरी प्रोफाइल में उस रोड की वीडियो डालूंगा, ठीक है। अब वो रोड इस वक्त जब ये इलेक्शन खत्म हुए तो ये रोड कुछ ना कुछ बनना स्टार्ट हो गई है। वो रोड तकरीबन जो है वो आप समझे 25-30% कंप्लीट हो गई है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपकी मैंने देखा कुछ वीडियोस आती हैं और उसमें क्या मकसद होता है? क्या आपको फेम चाहिए होता है या वाकई में आप चाहते हैं कि आवाम के लिए आप आवाज़ उठाएं? देखें जी, क्योंकि आपकी वीडियोस में मैंने देखा है मिलियंस व्यूज़ होते हैं, बहुत सारे कमेंट्स भी होते हैं लोगों के, उसकी वजह क्या है? देखें जी, बात ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद क्या है, मैं अपनी बात करता हूँ। मैं कोई इशू देखता हूँ ना, मैं चाहूँ तो भाई बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रैंक्स कर रहे हैं, वो किसी को थप्पड़ मार के भाग रहा है, कोई इधर रोड पे भाग रहा है, कोई जो है वो ऐसी वीडियो बोलते हैं, फिर बात करते हैं कि जी कोई भी आप किसी को भी ले लें, भाई हमारा ये जॉनरा नहीं है, हम पाकिस्तान के ऊपर क्यों बात करें, हमारे जो है व्यूज़ कम हो जाएंगे, हमें यूट्यूब से पैसा ही नहीं मिलेगा। नहीं जी, हमारा जॉनरा नहीं, हम इस बात पे काम नहीं करते। या जो अक्सर मैं बहुत सारे पॉडकास्टर को सुनता हूँ, जी मैं क्यों बात करूँ इसके ऊपर, मेरा तो ये जॉनरा नहीं है। भाई मेरी ये थिंकिंग है कि अगर आपको पाकिस्तान ने इज्जत दी है ना, और आपको इतनी शोहरत दी है कि आपको पाकिस्तान के लोग जानते हैं और उनके देखने की वजह से आपको पैसा मिल रहा है, तो आपको पाकिस्तान के इशूज़ पर बात करनी चाहिए लाजमी। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, महाजिर, क्या ऐसा महाजिरों ने कर दिया जो इनको जॉब नहीं मिलती, कहीं पर आगे इनको जाने का मौका नहीं मिलता? अभी आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप आने वाला है, जिसमें एक महाजिर क्रिकेटर है, उसको मौका नहीं दे रहे। ऐसी क्या वजह है महाजिरों के साथ जो हर दफ़ा महाजिरों को पीछा कर दिया जाता है? सर ये ज़्यादती जो आपने वर्ड यूज़ किया ना मुहाजिर, ये ज़्यादती तो तब से जब से पाकिस्तान बना है, ठीक है। ये उनके साथ एक ज़्यादती का चलता रहा फैक्टर, जिसके अंदर उनके पास नौकरियां नहीं है। आज ये शहर जिसके अंदर मुहाजिर आबादी डोमिनेट करती है, ठीक है, जो शहर वीरान होता था, जब हमारे आबाओ अजदाद यहाँ आके आबाद हुए तो उन्होंने इस शहर को इस काबिल बनाया कि वो आज पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी बना। जब कराची चलता है तो पाकिस्तान पलता है, ठीक है जी। लेकिन आज उनके ही लोगों को दबाया जा रहा है, क्यों? क्योंकि उनसे डरते हैं कि जी ये लोग पढ़े लिखे नौजवान अगर आगे आ जाए तो हमारी तो करप्शन बंद हो जाएगी। अगर ये पढ़ा लिखा नौजवान हमारी सीटों पे आके बैठ गया और ये तरक्की की बात करेगा तो हम करप्शन कैसे करेंगे? वो लोग जो अपनी दादाओं की विरासत में लेकर आए हैं कि एमपीए का बेटा एमपीए, एमएनए का बेटा एमएनए, उसकी तो सीटें चली जाएंगी ना। कि अगर ये नौजवानों को मौका देंगे, स्पेशली वो नौजवानों को जो मुहाजिर, जो पढ़ा लिखा, जो कराची का शहरी है, जो कराची में रहता है। हम किसी की भी जो है ना अलग होने की बात नहीं करते। सिंधी, पंजाबी, बलोची, सिराइकी, मुहाजिर, पठान, जो भी इस शहर के अंदर रहते हैं, आप पूरे पाकिस्तान के अंदर ट्रैवल कर लें, आप लाहौर चले जाएं, आपको एक ज़बान बोलने वाला वहाँ पे नज़र आएगा। आप पेशावर चले जाएं, आपको एक स्पेसिफिक ज़बान बोलने वाला नज़र आएगा। आप कराची आएँ, आपको कदम कदम पे हर ज़बान बोलने वाला शख्स नज़र आएगा। तो जिस शहर के अंदर मुहाजिरों की आबादी ज़्यादा है, वो तो सबको मौका दे रहे हैं काम करने का, लेकिन उनके साथ स्पेशली तौर पर ये ज्यादती की जा रही है। उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह ये है कि उनके आबाओ अजदाद के अंदर कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था, उनके आबाओ अजदाद के अंदर कोई बंदा ऐसा नहीं था जो पाकिस्तान का निज़ाम चलाता था, या कोई बंदा ऐसा नहीं था जो पाकिस्तान की किसी बड़ी सीट के ऊपर बैठा हो। तो सिर्फ और सिर्फ यही वजह है जिस वजह से उनको दबाया जाता है। उनको जो है वो पढ़े लिखे नौजवानों को आगे नहीं आना दिया था। इन हालात में जिस शहर में मेरे लोगों की, मेरे मुहाजिर लोगों की ज़्यादा आबादी है, आज भी इन हालात में कराची पूरे पाकिस्तान का सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है और टैक्स जनरेट करके देता है। तो क्यों देता है? अगर आप इस शहर को बेहतर कर दें, फिर आप देखें ये कितना आपको रेवेन्यू जनरेट करके देगा। जितना कराची की एक लालूकेत मार्केट आपको टैक्स देती है, पूरा लाहौर उतना टैक्स देता है। तो सर ये जो ये नंबर्स नहीं है, आप जाके गूगल देख लें, आपको पता चल जाए कितना टैक्स जमा किया पिछले साल। जो एफबीआर की रिपोर्ट मौजूद है। तो बात ये है कि इस शहर को इन हालात में ये आपको इतना करके दे रहा है। आप इस शहर के लोगों को मौका तो दें, आप इन नौजवानों को आगे आने का मौका तो दें। आप इस शहर के अंदर कोटा सिस्टम,
जिसके ऊपर बहुत पॉलिटिकल पार्टीज बन गए, उन्होंने काम किया, लेकिन नहीं। आप कोटा सिस्टम देखें ना, कितनी बड़ी ज्यादती है कि भाई शहरी इलाके के लोगों को 40% नौकरियां मिलेंगी, उसमें भी उस कोटे के ऊपर भी जो है वो लोग आके कब्जा करके जाली डोमिसाइल बना के नौकरियां ले लेते हैं। सर बात यह है कि हमारे लोगों के पास बैक नहीं है, उनके पास पीछे सिस्टम में कोई नहीं बैठा हुआ, उनके पास जो है वो पीछे कोई MP है, MNA, उनके दादा या उनका कोई जो है वो ऐसा निज़ाम नहीं है, बडेरा निज़ाम। उनके पास सिर्फ एक उनकी पहचान है, वो है कलम, और वो है जो वो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इस वजह से उनको बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा नबील भाई, आप हर वीडियो में मैंने देखा है कि आप मुहाजिरों की बात कर रहे होते हैं। ऐसी क्या वजह है सिर्फ मुहाजिरों की बात कर रहे होते हैं, जबकि कराची में तो सब लोग रहते हैं, पेशावर वाले भी रहते हैं, सिंधी भी रहते हैं, पंजाबी भी रहते हैं, सराइकी भी रहते हैं, सिर्फ आप मुहाजिरों की क्यों बात कर रहे होते हैं? यार मसला जो है ना वो ये है कि लोगों को ना तकलीफ होती है मुहाजिर वर्ड सुन के। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि भाई अगर मैं अपनी कौम के लिए बात कर रहा हूँ, अपनी कौम के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ भाई मेरे मुहाजिर लड़के हैं, उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही, तो ये कोई गलत बात तो नहीं है। मैं अपने लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, अपने लोगों के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, मैं अपने शहर के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। लोगों को मसला ये है कि जी तुम मुहाजिर क्यों लफ्ज़ बोल लो, इस लफ्ज़ से लोगों को मसला है। भाई अगर मैं बोल रहा हूँ कि जी मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, मैं मुहाजिर हूँ, तो सामने वाला तो मुझे नहीं बताएगा बैठ के कि नहीं जी तुम अपने आप को सिंधी बोलो, तुम पंजाबी बोलो। भाई मैंने तुम्हारे ऊपर उंगली उठाई, मैं बोलूँ नहीं जी तुम अपने आप को जो है उर्दू स्पीकिंग बोलो, तुम अपने आप को मुहाजिर बोलो, तो सामने वाले बंदे को तकलीफ ये है कि वो ये बोलना चाह रहे हैं कि नहीं जी तुम जो है ना, जो तुम्हारी कौम है, जो तुम्हारी ज़बान है, उसको तब्दील कर दो, जो हम बोल रहे हैं वो बोलो। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, मैं पूरे कराची के इश्यूज़ को हाईलाइट करता हूँ। ठीक है, कराची के अंदर जो मेजॉरिटी आबादी है वो मुहाजिर है। लोग बोल रहे हैं ये तो भाई तासुब की बात है, आप मुहाजिर की बात कर रहे हो, इसकी बात। ये तासुब कैसा तासुब है कि जिस तासुब के अंदर पूरे पाकिस्तान के लोग आके इस शहर के अंदर कमा रहे हैं, अपनी फैमिलीज़ को पाल रहे हैं, अपनी फैमिलीज़ का खर्चा उठा रहे हैं, उनके गांव चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, वो शहर बर्बाद हो रहा है, उस शहर में गंदगी का ढेर आ रहा है, उस शहर के अंदर चोरियां हो रही हैं, उस शहर के हालात इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हो रहा है, उसमें कोई पानी का निज़ाम नहीं है, बिल्कुल। और उस शहर के अंदर लोग आके कमा भी रहे हैं, उस शहर को गंदा भी कर रहे हैं, और फिर हमें बोल रहे हैं कि तुम बोलो कि नहीं जी तुम मुहाजिर नहीं हो, तुम जो है कोई किसी और ज़बान बोलते हो। अच्छा, आपको लगता नहीं है कि इसमें मुहाजिरों की गलती है? वो पीछे होते हैं, वो खुद अपने लिए आवाज़ नहीं उठा रहे होते, क्योंकि आपने देखा है कि ना, मैं आप जो सिंधी वगैरह हैं, सराइकी अपने लिए आवाज़ उठाते हैं, मगर मुहाजिर अपने लिए आवाज़ नहीं उठाता। देखें जी बात ये मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बताया, हम वो लोग थे जिनके आबाओ अजदाद ने जो है वो कुर्बानियां देके इस मुल्क को बसाया। सिंध के रास्ते जब हम कराची आए, कराची गुंजान आबाद था, हमारे लोगों ने मेहनत करी क्योंकि उनके पास पढ़ाई थी, उनके पास कलम था, मेहनत करके इस शहर को इस काबिल बनाया कि वो पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी बना। ठीक है जी, आज सब अपनी जो है जबान लटका के बैठे हुए कि जी ये शहर बंद हो गया, अब हमने इसको चलाना है। आप जाके इंटीरियर के हालात देखें, लोग जो है वो ग़ज़ाई किल्लत से मर रहे हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है, लोग उन तालाबों से पानी पी रहे हैं जहाँ से जानवर पीता है। ठीक है जी, हमारे लोग पीछे नहीं हुए, हमारे लोगों को पीछे किया गया। उसकी वजह यह थी कि हमारे लोगों के पास पीछे से बैक नहीं थी, हमारे लोग हुकूमतों में नहीं थे, हमारे लोगों के कोई वजीर आजम नहीं थे, कोई MP नहीं थे, कोई MNAs नहीं थे। आज भी आप मुहाजिर कम्युनिटी को उठा के देख लो, एज़ कम्पेयर टू किसी भी और ज़बान से, उनके कितने लोग हुकूमतों में बैठे हुए हैं, कितने लोग उनके इदारों में बैठे हुए हैं, कितने DC ऑफिस में बैठे हुए हैं। हमारे लोगों को इसके अंदर पीछे किया जाता है, उनको जो है वो ये किया जाता है। मैं आपको बार बार एक बात बोल रहा हूँ, क्योंकि वो पढ़े लिखे के नौजवान हैं, उनके पास बैक नहीं है। अच्छा नबील भाई, आजकल के नौजवान बाहर जा रहे हैं सारे, आप क्या देखते हैं कि ये पाकिस्तान के अगर सब नौजवान बाहर चले जाएंगे तो फिर पाकिस्तान तो ख़त्म हो जाएगा, आने वाली मईशियत वगैरह सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो ये क्या आपको क्या लगता है कि इसमें किसकी गलती है? हुक्मरानों की गलती है? ये वही हुक्मरान, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आजकल वही हुक्मरान है जिनके बाप भी हुक्मरान था, उनका दादा भी हुक्मरान था, बस उन्हीं पे चल रहा है। आजकल के यंगस्टर जितने भी हैं वो इस पॉलिटिकल पार्टीज़ में नहीं ज्वाइन कर रहे होते हैं। उसकी क्या वजह है और बाहर जाने की भी क्या वजह है, वो भी थोड़ा सा। अच्छा जी, मैं आपका जो जवाब है ना सवाल का, इसका 2 पार्ट में जवाब दूंगा। पहला तो आपने ये सवाल करा कि जी लोग बाहर जा रहे हैं, ठीक है जी, अच्छी ज़िंदगी गुजारना, अच्छे माहौल में ज़िंदगी गुजारना, अपनी फैमिली को सिक्योर रखना हर बंदे का हक है, हर बंदे की चॉइस है कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारना चाहता है। ठीक है जी, इस पर आप किसी को रोक नहीं कर सकते, किसी पे तनकीद नहीं कर सकते। जो जा रहा है, ठीक है जी, जा रहा है, ज़ाहिर है उसको इस मुल्क के अंदर जब एक बंदे को सिक्योरिटी नहीं मिल रही, बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, तो वो ज़ाहिर है बाहर भागेगा। और हर बंदे के अंदर से तबीयत ऐसी नहीं होती कि वो इन चीज़ों को बर्दाश्त कर सके और इन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ भी उठा सके। ठीक है जी, हर बंदे का अपना एक पर्सनल स्टैंड होता है। ठीक है जी, अब बात करते हैं पॉलिटिशियंस की।
हमारे मुल्क का जो सबसे बड़ा गैप रहा है वो ये रहा है कि हमारे मुल्क में पॉलिश और अच्छे सियासतदान नहीं आते। क्यों? क्योंकि हमारे मुल्क का एक कॉन्सेप्ट ये यार, इसके दादा जो है प्राइम मिनिस्टर थे तो उनका जो बेटा है वो भी जो है प्राइम मिनिस्टर बनेगा, या जो एक पार्टी का चेयरमैन था उसका बेटा, उसका बाप, वो सब जो है प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। मसला कहाँ पे आता है? मसला ये आता है एक अच्छा पॉलिश सियासतदान कहाँ से आता है दुनिया भर में? स्टूडेंट पॉलिटिक्स से। दुनिया भर के अंदर स्टूडेंट पॉलिटिक्स को बहुत ऊपर समझा जाता है। ठीक है, आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, हाई स्कूल में प्रॉपर तौर पे इलेक्शंस होते हैं, उन इलेक्शन से प्रेसिडेंट बनते हैं, वो कॉलेजेस में आते हैं, वही आगे जाके मुल्क की सियासत की भागदौड़ संभालते हैं। ऐसे ही है। हमारे अंदर जो मिडिल क्लास बच्चा है, जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, वो डरती हैं, बोलती हैं नहीं जी कॉलेज जाना, सियासत ज्वाइन नहीं करना। अगर वो बच्चा, मैं हर बच्चे को नहीं बोल रहा, लेकिन अगर आपके अंदर हिम्मत है, आपको लगता है आप बात कर सकते हो, आप कहीं पे स्टैंड ले सकते हो, अगर हर बंदा ये सोच लेगा फिर तो आप मुल्क को बंद करके ताला लगा दो, बोलो खत्म है जी, सबको बाहर भेज दें, सिर्फ ये सियासतदान बैठे रहें और ये अय्याशी करते रहें। और फिर आप इनके ऊपर तनकीद नहीं करो। जब आप आवाज़ नहीं उठा सकते, कुछ बोल नहीं सकते, आपके अंदर हिम्मत नहीं है, आपके अंदर जो 100 बच्चा पैदा हो रहा है उसमें 5 बच्चा भी नहीं बोल सकता, तो फिर तो बेकार है। फिर आप छोड़ दो इन अमीरों को, बोलो मुल्क चलाते रहें भाई, हम सब यहाँ मुल्क छोड़ के अच्छा, आपको नहीं लगता कि आप इन चीज़ों में हिस्सा लेते हैं तो आपको आज तक लोगों की सपोर्ट मिली है इस चीज़ में या नहीं मिली है? देखें जी, लोगों की क्योंकि आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ये होता है कि हमारी जो फैमिलीज होती हैं वो मना कर देती हैं कि पॉलिटिशियन पार्टीज को नहीं ज्वाइन करना है, तो आपके साथ ऐसा क्या हुआ है? देखिए जी, वैसी बात है, हमारे घर वाले भी डरते हैं, हमारे घर वाले भी बोलते हैं कि जी नहीं, सियासत को ज्वाइन नहीं करना, लेकिन वो कहते हैं ना बचपन से गॉड गिफ्टेड चीज़ एक दिमाग में, एक दिल में कि जी कुछ करना है, लोगों के लिए आवाज़ उठानी है। इसमें सोहबत का फ़र्क तो नहीं है? देखिए जी, आप किसी के ऊपर ये नहीं बोल सकते यार, बहुत सारे लोग हैं डरते हैं ना। आपने इस शहर के अंदर वाक़यात देखे हैं, लोगों ने अपने नौजवान बच्चों की लाशें उठाई हैं, इसी सियासत के अंदर उठाई है ना। जिस बंदे ने अपने एक बच्चे की सियासत में लाश उठा ली, को अपने दूसरे बच्चे को भेजेगा? या उसका कोई जानने वाला, कोई रिश्तेदार जिसने देख लिया हो अपनी आंखों से, वो भेजेगा? नहीं भेजेगा। ये माहौल ऐसा है। ठीक है जी। अच्छा, एनजीओज़ के हवाले से मैं आखिरी सवाल करना चाह रहा हूँ। ये जो जितनी भी एनजीओज़ हैं ये काम कर रही हैं, अगर यही काम करते रहेंगे तो फिर हुकूमत क्या करेगी? फिर हुकूमत को तो बिल्कुल एक आराम हो जाएगा, भाई अगर एनजीओ काम करे तो इन्हीं को करना, तो हम क्यों करें काम? देखें जी, बात ये है कि एनजीओज़ जो काम करती है ना, उसूली तौर पर तो वो एक प्रोटेस्ट होता है कि जी ये प्रोटेस्टन कॉल हम जो है ना एहतिजाजन काम कर रहे हैं। मैं रोड बना रहा हूँ, गड्ढा बना दिया जी, मैं एहतिजाजन कर रहा हूँ, हुकूमत वक्त को जो है ना वो गैरत दिला रहा हूँ। मगर आजकल तो मॉडर्न बन चुका है ये सब। अब मसला ये है कि जी इसके अंदर ना 2 चीज़ें। पहली चीज़ ये है कि जी मैं अगर ये बात करने बैठ जाऊँ कि जी एनजीओज़ ने जो है वो 100 लोगों को खाना खिला दिया, ठीक है जी, हुकूमत वक्त जो है वो तो आराम से बैठी हुई है। सबसे पहला तो ये है कि आपने अपने सोसाइटी के इर्द गिर्द अपने लोगों के लिए, अगर कोई बंदा भूखा मर रहा होगा तो उस टाइम पे मैं और आप भी बैठ के डिबेट नहीं करेंगे कि जी हुकूमत वक्त का काम है, इसका काम नहीं है, उसका काम है। भाई उसको भूख लग रही है, उसको खाना दो। एक बंदे के घर में राशन नहीं है, उसके बच्चे भूखे हैं, उसके बच्चे ने 3 दिन से दूध नहीं पिया, भाई वो अपने बच्चे के लिए ना गन लेके कहीं पे भी निकल जाएगा, और वो लोगों को लूटने का भी वो मार भी देगा अपने बच्चे के लिए। ठीक है, तो मैं पहले अपनी सोसाइटी के अंदर चीज़ों को बेहतर करता हूँ, फिर जब किसी की अगर तबीयत ख़राब है, उसको हॉस्पिटल का खर्चा चाहिए, तो पहले मैं उसकी तबीयत ठीक करूंगा, फिर मैं हुकूमत वक्त की तबीयत ठीक करूंगा। अच्छा, आपने एक जगह ये बात करी कि पाकिस्तान में कराची में सबसे ज़्यादा टैक्स पे करता है। अगर कराची सबसे ज़्यादा टैक्स पे करने के बाद भी ये मुश्किलात का सामना कर रहा है, बिल आप देख रहे हैं कितने आ रहे हैं, पानी यहाँ पर हमें नहीं मिलता, रोड हमारे सही नहीं है, ट्रांसपोर्ट हमारे पास नहीं है, तो इसका फिर फ़ायदा क्या कराची वालों का? फिर देखिए जी, ये तो सबको पता है ना, ये बात मैं करूंगा सब बोलेंगे जी सबको पता है, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद है, कराची में पानी नहीं है, लोग लुटते हैं, सोल्यूशन क्या है इसका? भाई आप नबील भाई, आप बैठ के इतनी बड़ी बातें कर रहे हो या एसी में, इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। हर शहर के, दुनिया भर के जो बड़े से बड़े शहर होते हैं ना, आप न्यूयॉर्क को ले लें, सबसे पहले होती हैं सारी सिटीज डिज़ाइन सिटी। सही है, डिज़ाइन सिटी का मतलब ये होता है कि एक कोने से दूसरे कोने तक आपको पता होता है कि जी बीच में क्या है। आप लाहौर चले जाएं, इसी मुल्क का शहर है ना इस्लामाबाद, पाकिस्तान से बाहर की बात नहीं कर रहा, आप जाके देखो इंफ्रास्ट्रक्चर, आप जाके सिक्योरिटी का निज़ाम देखो, पानी का निज़ाम देखो। क्यों? क्योंकि वो डिज़ाइन सिटी है। जब एक शहर है जर्मनी का बर्लिन को जब बनाया गया ना, तो उनकी सोच ये थी हमने शहर ऐसा डिज़ाइन करना है कि एक बंदा एक साइकिल पे पूरा शहर घूम सके। ठीक है, ये होता है जब आप एक चीज़ कॉन्सेप्ट देते हो, आप एक चीज़ बनाते हो। ठीक है जी, तो हमारे शहर का सबसे बड़ा मसला ये डिज़ाइन शहर नहीं है। दूसरा, जो ये शहर इतना बड़ा है, आप यहाँ 10 हुकूमतें ला के बिठा दे नहीं चला सकते। भाई आपको शहर को जो है ना वो पीसेज में करना पड़ेगा कि जी इस शहर के अंदर, हम बार बार बोलते हैं सूबा बना दो, आग लग जाती है। सिंध को सूबा नहीं बनाएंगे हम, धरती माँ के टुकड़े नहीं होने देंगे। वो मेरे भाई, ये इसका जवाब ही नहीं है।
इसका जवाब ये हो सकता है कि जी आप कराची को हम तोड़ लें, हम मुल्क थोड़ी तोड़ रहे, हम तो बोल रहे हैं भाई इस कराची के अंदर 4 सूबे बना दो, छोटे छोटे सूबे होंगे, हर सूबे का अपना सीएम होगा और वहाँ की लोकल गवर्नमेंट, वहाँ के लोकल लोग जो वहाँ के मसाइल हल कर सकें। अब यहाँ पे कोई डीसी है वो सीएसएस करता है लाड़काना में, उसको लगा कि आप कराची सेंट्रल में बिठा दो, उसको कराची सेंट्रल का सिस्टम ही नहीं पता, उसको नहीं पता यहाँ पानी का क्या निज़ाम है, यहाँ पे किस तरीके से काम चलता है, वो कितना भी काबिल ऑफिसर हो वो काम ही नहीं कर सकता। अच्छा, आपकी इतनी अच्छी सोच है, आप ये काम, इस काम का आगाज़ क्यों नहीं करते ताकि नौजवान आपकी तरफ आएँ और आपकी सपोर्ट मिलते हुए वो इन चीज़ों पर आवाज़ उठा सकें? आप ऐसा क्यों नहीं करते? देखिए जी, एक सियासी प्लेटफॉर्म, बहुत ही बदकिस्मती के साथ हमारे मुल्क में एक सियासी प्लेटफॉर्म बनाने का मतलब ये है कि आपके पास जो है ना एक बहुत बड़ी बैक और बहुत सारा पैसा हो, ठीक है, क्योंकि हमारी सियासत में पैसा इतना इन्वॉल्व है, ठीक है जी। हम करते हैं छोटे छोटे लेवल पे काम, हम कोशिश करते हैं लोगों को अवेयरनेस देना, हम कोशिश करते हैं कि जी एक जो है वो क्या कहते हैं कतरे से दरिया बनाए। हम आज लोगों की सोच पे काम कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है आज मैं कर रहा हूँ, मेरी तरह के 20 लोग और होंगे, फिर कुछ सालों बाद 30, 100, 150, 1000, लाखों ऐसे लोग होंगे कि एक बंदा वीडियो डालेगा। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ किसी भी इशू को सॉल्व करने का। कराची में एक कोई इशू है ना, एक दिन में उसके ऊपर 1000 वीडियोस अपलोड हो जाए एक हैशटैग के साथ, फिर आप देखो इदारे कैसे हिलते हैं। हमारे यहाँ मसले लोग बोलते हैं मेरे डालने से क्या होगा, तुम्हारे डालने से ही तो फर्क पड़ेगा, तुम जब अपलोड करोगे तभी तो फर्क आएगा वीडियो में। भाई बिल्कुल तुम लोगों के जहनों पे काम, तुम अगर ये सोचोगे मेरे होने से क्या होगा तो फिर तो कुछ नहीं होगा। तो भाई इसका सिंपल हल ये है कि एक इशू को, मैं बोलता हूँ एक दिन ये एग्जाम्पल करके देख लो, एक इशू हो ना उस पर 1000 वीडियोस अपलोड हो जाए, फिर आप देखो इदारे कैसे जो है ना वो हरकत में आकर उस इशू को सॉल्व करते हैं। आपने खुद काम नहीं करना, आपने इदारों से काम करवाना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल नबील भाई, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वक्त दिया और इतनी खूबसूरत गुफ्तगू हुई है, और जिस तरह आपने कराची वालों के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं और मुहाजिरों के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। वैसे तो बेसिकली आप सबके लिए आवाज़ उठाते हैं, मगर ये कि जिनके साथ ज़्यादती हो रही है यहाँ पे उनके लिए आप ज़्यादातर आवाज़ उठाते हैं। तो मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, और यकीनन आपकी आवाज़ से बहुत सारे लोग, बहुत सारे नौजवान मोटिवेट भी होते होंगे। और यकीनन मुझे पता है, क्योंकि मैंने जब आपको सबसे पहली दफ़ा सुना था तो मैंने भी यही कहा था कि यार क्यों ना इस बंदे से मुलाकात की जाए और इनसे बात की जाए, क्योंकि मैंने आपकी एक पोस्ट देखा था जिसमें आपने मार्कशीट की तस्वीर डाली थी और आपने कहा था कि अगर कोई फेल हो भी जाता है तो उसका मकसद ये नहीं है कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, बल्कि ज़िंदगी तो है, बहुत है, और आप अभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। उस चीज़ से आपको पता है, आपको तो नहीं पता होगा मेरे ख्याल से, या आपको पता भी होगा, मगर मैं आपको यकीन दे के बता रहा हूँ कि उस पोस्ट से कितने नौजवानों को फ़ायदा हुआ है और कितने नौजवान उस पोस्ट से बिल्कुल दोबारा खड़े हुए हैं, और ये सब आपको क्रेडिट जाता है। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। इंशाअल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट मीटअप में एक नए मेहमान के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।